हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू क्वेश्चन के 9वें पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 8A और 8B खत्म करा था। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। आपका ऑप्शन है हेलोजन, एल्काइन, निष्क्रिय गैस, हैलाइड। क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि 35 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है, 53 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है और 85 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 35 जो है ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है, 53 जो है ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर है और 85 जो है ये एस्टेटिन का है एटॉमिक नंबर। एस्टेटिन जिसका सिंबल क्या होता है, AT होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये ब्रोमीन और आयोडीन, आप यहाँ पे देख के ही आपको पता चल गया होगा ये दोनों क्या हैं सर, हैलोजन है। ये दोनों क्या हैं, हैलोजन है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं, एस्टेटिन की बात करते हैं, तो ये सब के सब क्या हैं सर, ये सब के सब हैलोजन हैं। ये सब के सब क्या हैं सर, हैलोजन है। और क्यों है सर? तो क्योंकि ये हमेशा क्या फॉर्म करते हैं सर, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में जो ये हैलोजन एलिमेंट हैं या जिसको हम लोग हैलो एलिमेंट बोलते हैं, वो किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो सर वर्ग 17 में पाए जाते हैं। किस वर्ग में पाए जाते हैं? वर्ग 17 में पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर ना याद है तो थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो परमाणु संख्या के बेस पे आधारित होते हैं उसको आप याद करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको आज के इस क्वेश्चन में मिला 35, 53 और 85। मेरे को तो याद था तो मैंने आपको बता दिया कि ये हैलोजन वर्ग के हैं। या 35 जो है वो ब्रोमीन का होता है, 53 आयोडीन का होता है परमाणु संख्या, 85 एस्टेटिन का होता है। तो आपको क्या करना है कि इन सब टाइप के प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना है और जहां भी इन सब टाइप के प्रश्न मिले उसको आप जरूर कोशिश कीजिएगा कंठाग्र करने की, ताकि अगर आपके एग्जाम में इन सब टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो उससे आपको कोई खासा परेशानी ना हो। तो आप हमेशा याद रखेंगे सर क्या, कि हैलोजन वर्ग के जो एलिमेंट हैं वो आपके आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाए जाएंगे, तो वर्ग 17 में पाए जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। आप क्या कहेंगे, हैलोजन्स हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके ऑप्शन में एल्काइन भी है सर, आपके ऑप्शन में, ऑप्शन बी में एल्काइन भी है। तो आप समझ जाएंगे सर ये एल्काइन क्या है। तो ये एल्काइन जो है ये हाइड्रोकार्बन है। ये एल्काइन क्या है सर, हाइड्रोकार्बन है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप कहेंगे सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या एग्जाम्पल होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है सर, एल्केन है। क्या है, एल्केन। मेरे मित्र आपके एग्जाम में कभी कभी एल्केन का समान सूत्र भी पूछा जाता है। तो आप कहेंगे CnH2n+2, जहाँ n क्या है सर, तो कार्बन की संख्या है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कौन है, तो सर एल्केन है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर तब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? n नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर किसका नाम लेंगे? तो आप नाम लेंगे सर एल्कीन का और एल्काइन का, एल्कीन का और एल्काइन का। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे एल्कीन का जनरल फार्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे सर CnH2n, और जब आपसे एल्काइन का जनरल फार्मूला पूछा जाए तो CnH2n-2। आप इस दोनों चीज़ को भी याद रखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 एग्जाम्पल हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2
2 होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। एक और ख़ास बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप में बटे होते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। मतलब क्या कि आपका जो एल्केन है ये रिएक्टिव नहीं होता है, अभिक्रियाशील नहीं होता है। और एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहता है? तो सर सिंगल बॉन्ड रहता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, ध्यान में रखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सर वो रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं सर? ये रिएक्टिव नहीं होता है, जबकि ये रिएक्टिव होता है। और एल्कीन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको भी आप ध्यान में रखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है निष्क्रिय गैस। तो आप सबों को पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। और आवर्त सारणी में जो आपका अक्रिय गैस है ये वर्ग 18 में पाया जाता है। तो ये छोटा सा बात भी अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। हैलाइड्स, तो आपका जो हैलोजन है इसके साथ कोई और अगर रेडिकल्स, कोई और मूलक जुड़ जाता है तब ये क्या बना लेते हैं? हैलाइड्स बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। आपका ऑप्शन है बंदूक की तुलना में कम, दूसरा ऑप्शन है अगणनीय, तीसरा ऑप्शन है बंदूक की तुलना में अधिक, चौथा ऑप्शन है बंदूक के बराबर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जब बंदूक से गोली निकलेगी, जब बंदूक से क्या होगा? गोली निकलेगी सर, तो इस गोली की जो वेग होगी, इस गोली की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, बंदूक का वेलोसिटी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बंदूक थोड़ी ना आगे जाता है, ये तो हमारे हाथ में ही रहता है। मतलब क्या कि ये स्थिर अवस्था में, आप कह सकते हैं स्थिर। हाँ, जब गोली निकलेगी तो ये थोड़ा सा आपको जर्क मारेगा पीछे से, तो उसको हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे सिंपल में जब आप ऐसे गोली चलाओगे तो बंदूक तो आपके हाथ में ही रहेगा, गोली बाहर निकलेगा। तो गोली का जो वेग है वो क्या है सर? ज़्यादा है, जबकि बंदूक उस स्थिति में स्थिर अवस्था में माना जा सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। हम लोग जब ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 चीज़ आता है। पहला क्या आता है सर? पहला आता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसके लिए फार्मूला लिखते हैं mgh। और दूसरा आता है कैनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, और इसके लिए फार्मूला क्या लिखते हैं? 12mv²। और आप सभी कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा हो वो उस वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। यानी कि अगर वेग ज़्यादा है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा है, और अगर वेग कम है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या है सर? कम है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बंदूक आपका, आप कह सकते हैं कि सर ये स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन गोली जो है वो जब बंदूक से निकलता है तो एक वेग से निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोली की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या कि बंदूक की तुलना में गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है, वेलोसिटी पर निर्भर करती है, और यहाँ पे गोली का जो वेग है वो क्या है सर? ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दाब, संवेग, वेग और बल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो बल जो है ये प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। आप सभी क्वेश्चन उठाएंगे कि सर बल प्रकृति में कभी भी अकेले क्यों नहीं होता? तो मेरे मित्र आप सभी बल को परिभाषित कैसे करते हो? तो आप कहते हैं कि सर बल वह कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। क्या अगर किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है,
क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो वो विराम की स्थिति में ही रहेगा, और अगर कोई वस्तु गति की स्थिति में है तो वो गति की स्थिति में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। इसका मतलब ये हुआ कि बल की बात जहाँ भी करी जाएगी तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बल आपका तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तु के बीच में इंटरेक्शन होता है। मतलब क्या कि जब दो वस्तु आपस में मिलते हैं तभी हम लोग क्या कहते हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप सरल भाषा में समझने का कोशिश कीजिए। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई बल लग रहा है, लेकिन हम ऐसे इस बोर्ड को दबा रहे हैं तो बोर्ड दब रहा है, मतलब बोर्ड पे बल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बल कभी भी उत्पन्न होगा तो दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन के चलते, दो वस्तुओं के बीच में संबंध के चलते उत्पन्न होगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन है दाब। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दाब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, कि सर दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग फोर्स बाय एरिया कहते हैं, या P इक्वल टू आप लोग शॉर्ट फॉर्म में F बाई A लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसका यूनिट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है सर? तो दाब का यूनिट है। किसका यूनिट है सर? दाब का, प्रेशर का। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है वेग, वेलोसिटी। आप सभी समझ रहे होंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। और संवेग आप सभी समझ रहे होंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ध्यान में रखना है, संवेग को P से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर इसके यूनिट की बात कर लिया जाए तो ये m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। और ये वेलोसिटी है तो केजी इनटू वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका ऐसा यूनिट हो जाता है सर? तो संवेग का ऐसा यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में बल है, तो बल को आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। और हाँ, ध्यान में रखेंगे कि सर बल का भी फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो त्वरण होता है, दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और ये जो बल के लिए आपको इक्वेशन आया है, फॉर्मूला आया है, ये न्यूटन के किस लॉ से आया है? तो आप सभी कहेंगे सर ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको क्या मिलती है सर? बल के लिए व्यंजक मिलती है, बल के लिए फार्मूला मिलती है। जबकि फर्स्ट लॉ से हम लोगों को क्या मिलती है? तो सर फर्स्ट लॉ से हम लोगों को बल के लिए परिभाषा मिलती है। तो मेरे मित्र इन सब छोटे छोटे बातों को भी आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही एग्जाम उपयोगी है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। क्या होगा इसका आंसर? तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी समझ लीजिए कि ये घर्षण बल क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर घर्षण बल को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। किस फोर्स के नाम से जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर आगे की ओर चलना चाहती है तो एक बल उसको पीछे की ओर धकेलना चाहता है। जो बल वस्तु के गति का विरोध करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है आपका कैनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 टाइप होते हैं किसके? फ्रिक्शनल फोर्स का। और फ्रिक्शनल फोर्स है क्या? तो सर ये किसी सतह पर चलने वाली वस्तु के गति का क्या करती है? विरोध करती है। तो जो बल किसी वस्तु के गति का विरोध करती है उसी को हम लोग घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं।
अब आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है, बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो देखिए मैंने आपको बताया कि घर्षण बल जो है ये वस्तु की गति का विरोध करती है। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई सतह है, ठीक है सर, और इस पे ये लकड़ी का गुटका रखा हुआ है और आप इस पे इधर से F फोर्स लगा रहे हो, का है सर, तो वस्तु आपका आगे की ओर चला जाए इसीलिए। तो जब आप इस पे F फोर्स लगा रहे हो ताकि वस्तु आपका आगे की ओर चला जाए, लेकिन इस सतह के रुखरापन के चलते, इस सतह के रफनेस के चलते, किसके चलते सर, रुखरापन, खुरदरा होने के चलते यहाँ पे एक बल उत्पन्न होता है जो इस वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब वस्तु अगर आगे जाना चाह रहा है तो ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है जो सतह के द्वारा इस वस्तु के सतह पे लग रहा है, इस सतह पे लग रहा है, इसको क्या करेगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। तो आप कहेंगे कि सर यहीं पे तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि हम बल लगा रहे हैं इधर, लेकिन घर्षण बल जो है इस बल के विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑब्वियसली मेरे मित्र यही चीज़ हम समझाना चाहते थे, क्या कि घर्षण बल जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये किसी भी वस्तु के गति का क्या करती है, विरोध करती है। मतलब कि अगर आप आगे जाना चाहोगे तो घर्षण बल आपको पीछे धकेलना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इस वस्तु पे F फोर्स लगा रहे हैं इसीलिए कि आप चाह रहे हैं कि वस्तु आगे बढ़ जाए, लेकिन इस सतह के द्वारा जो इस पे बल लगाया जा रहा है वो चाह रहा है कि नहीं आप पीछे चले जाओ। मतलब बल इधर लगा रहे हैं और घर्षण बल इधर लग रहा है, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित, धुंधला, समान आकार का बिंदुओं के रूप में। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, तो आप सभी कहेंगे सर ये बात तो आप ही जानिएगा, आप भी जानिए कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सर अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। आपके मन में ये सवाल आएगा, तब सर अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं। तो मेरे मित्र अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, उत्तल दर्पण को बोला जाता है। आप कहेंगे सर इस अभिसारी का मतलब क्या हुआ, तो सर इस अभिसारी का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणें जिस दर्पण के द्वारा किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है उसी दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अपसारी का मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही है, लेकिन हम बात तो दर्पण की कर रहे हैं ना। तो ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अभिसारी का मतलब हुआ प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पे केंद्रित होना, और अपसारी का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणों का चारों तरफ फैल जाना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सर अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं और अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा, मतलब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जा रहा है, किसके मुख्य फोकस पे, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे। आप कहेंगे सर नहीं समझ पाएंगे, तो लीजिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका ये क्या है सर, M और M डैश एक अवतल दर्पण है। तो ये दर्पण का ध्रुव होगा, ये फोकस होगा और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। आपके क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है, अभिसारी दर्पण के फोकस पे रखा जा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग अवतल दर्पण के फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है सर, तो अनंत पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आप कहेंगे सर अनंत पे बनता है, और वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के आकार से क्या होता है सर, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या आप ये कह सकते हो कि सर अत्यधिक बड़ा बनता है, अत्यधिक बड़ा होता है।
आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में यानी कि अभिसारी दर्पण में अगर किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? अनंत पे बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा बनेगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है सर। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे आप रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और इसका आकार क्या होगा? तो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। तो आपके ऑप्शन में अत्यधिक आवर्धित दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में है तीसरे ऑप्शन में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा अवतल दर्पण में? तो ध्यान में रखिएगा कि सर अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तब जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा सर? तो वस्तु के आकार का होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे हमेशा कि अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब किस जगह पर रखने पे बनेगा? तो सर वक्रता केंद्र पर रखने पे समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और ये समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? आप सभी कहेंगे कि सर इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखेंगे सर कि ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका उपयोग जो है इस प्रक्रिया का या इस अभिक्रिया का उपयोग जो है इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक पर्पस से किया जाता है। किस पर्पस से किया जाता है सर? इंडस्ट्रियल पर्पस से किया जाता है, औद्योगिक पर्पस से किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो सर इंडस्ट्रियल पर्पस से क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए, NaOH को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है सर? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है सर? तो 10% NaCl के 10% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से बिजली पास करवाई जाती है। सॉल्यूशन बोले तो विलयन से बिजली पास करवाई जाती है, जिसके चलते जो आपका ये सोडियम क्लोराइड है ये अपघटित हो जाती है। ये क्या होती है सर? अपघटित हो जाती है और हम लोगों को बदले में क्या मिलता है? तो क्लोरीन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो मेरे मित्र, जहाँ कहीं भी आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन मिले कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास कराई जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सर ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल गलत हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है, जिसमें हम लोगों को क्या प्राप्त करना होता है? तो सर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना होता है। अच्छा, ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है? तो जब हम लोग 10% NaCl के जलीय विलयन से बिजली प्रवाहित करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं तब हमको क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं या इंग्लिश में हम लोग क्लोर एल्कली रिएक्शन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका जो ऑप्शन 1 है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल। मैंने कई बार आपको इसी सेशन में बताया है, ग्रुप डी के ही क्वेश्चन सेट में आपको बताया है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा kWh में होगी। मैंने इन सब टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताया है कि आपके क्वेश्चन में जितना वाट दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में 1000 वाट दिया हुआ है, तो जितना वाट दिया हुआ है, जितना घंटा वो चल रहा है उसको गुना कर दीजिए और जितना दिन तक चल रहा है उससे गुना कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो सर जब आप इस 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, 30 या 90,
तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, मैंने पीछे के वीडियो सेशन में आपको इसका कंसेप्ट बताए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि बिलियन ए का पीएच 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो ध्यान दीजिए कि बिलियन ए का पीएच वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो 6 दिया हुआ है। बिलियन बी का पीएच वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो 8 दिया हुआ है। और बिलियन सी का पीएच वैल्यू कितना है सर, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। तो आपका कोई 3 बिलियन है ए, बी और सी, जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 6, 8 और 2 है। मेरे मित्र पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप लोग पीएच स्केल के बारे में क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि सर अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षार्यता को प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक स्केल बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पीएच स्केल कहते हैं, जो सीधे सीधे अम्ल और क्षार की मजबूती या स्ट्रॉन्गेस्ट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। मेरे मित्र आप सभी जानते होंगे कि आपके पीएच स्केल पे कहाँ से क्रम रहता है सर? 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर 14। मतलब पीएच स्केल पे 1 से लेकर के 14 तक रेटिंग किया हुआ रहता है। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो 7 वाला पोर्शन है ना, ये क्या होता है सर? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब क्या कि अगर किसी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो बिलियन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। वो कौन सा बिलियन है? उदासीन बिलियन है। ध्यान में रखेंगे कि 7 से जिस बिलियन का पीएच मान जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। मान लीजिए कि अगर किसी का पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन का 1 है तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत एसिड माना जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिस किसी भी बिलियन का मान पीएच वैल्यू में 7 से जितना ज़्यादा होगा वो उतना क्या होगा सर? बेसिक होगा, उतना वो क्षारीय प्रकृति का होगा। आपको ध्यान में रखना है 2 और बात अम्ल और भस्म के बारे में। क्या कि अम्ल जो है आपका हमेशा H+ आयन देता है, और जो आपका भस्म है वो हमेशा OH- आयन देता है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बिलियन ए का पीएच 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो मैंने आपको क्या बताया कि 7 से जिसका वैल्यू जितना कम होगा, 7 से जिस बिलियन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मेरे मित्र आप कहेंगे सर बिलियन ए भी मेरा अम्लीय ही है, बिलियन ए भी मेरा क्या है सर? अम्लीय ही है, एसिडिक ही है, लेकिन इससे जो H+ आयन की सांद्रता होगी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा बिलियन सी है इसकी पीएच वैल्यू क्या है सर? 2 है, तो इसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो जितना ज़्यादा अम्लीय होगा वो उतना ज़्यादा H+ आयन देगा, यानी कि उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अम्ल हमेशा H+ आयन देता है और भस्म हमेशा OH- आयन देता है। आप कहेंगे सर बी के बारे में कुछ न बताए, तो बी का पीएच वैल्यू कितना है सर? 8। बी का पीएच वैल्यू कितना है? 8। तो ये 7 से ज़्यादा है, मतलब बी जो है आपका क्या है सर? भस्म है, बेसिक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिलियन ए का पीएच 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? आप सभी कहेंगे सर बिलियन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर वाला कौन सा बिलियन है? तो सर बिलियन सी है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? आप सभी कहेंगे सर बडिंग के द्वारा, जिसको हम लोग हिंदी में मुकुलन कहते हैं। बडिंग के द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। ध्यान में रखेंगे कि सर ये जो बडिंग है ये प्रजनन की कौन सी प्रक्रिया है? तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
कौन सा प्रक्रिया है सर? हिंदी में आप कहेंगे अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है मुकुलन, जो किस में होती है सर? तो हाइड्रा में होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूहों में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आप सभी कहेंगे सर मोनेरा में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये RH व्हिटकर इसका पूरा नाम है। जिस साइंटिस्ट का आपके क्वेश्चन में जिक्र किया जा रहा है उसका पूरा नाम RH व्हिटकर है, जो बायोलॉजी में पूरे जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया था। किस किस जगत में सर? तो पहला इन्होंने मोनेरा में डिवाइड किया, दूसरा इन्होंने प्रोटिस्टा में किया, तीसरा इन्होंने फंगी में किया सर, चौथा इन्होंने प्लांटे में किया और पांचवा इन्होंने एनिमेलिया में किया। तो जीवों को 5 जगत में डिवाइड करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? RH व्हिटकर। कौन थे सर? RH व्हिटकर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूहों में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इन्होंने बताया कि मोनेरा में पूर्णतः विकसित नाभिक न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको मिल गया। RH व्हिटकर कौन थे? तो जीवों को 5 जगत में डिवाइड करने वाले या वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे। मेरे मित्र एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा सर कैरोलस लिनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है। कैरोलस लिनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। और जीवों को 5 जगत में डिवाइड करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो सर RH व्हिटकर थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे सवालों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक की बात किए हैं। अगले वीडियो सेशन में हम लोग 11 से लेकर के 25 तक की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।